नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में उग्रवादी चरण की हम बात करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट फेस्ट की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, 1905 से लेकर 1919 तक का जो दौर रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ये जो कह सकते हैं बागडोर जो रही ना इंडियन नेशनल मूवमेंट की, ये गर्म दल के नेताओं के पास थी। जो गर्म स्वभाव के नेता थे, उग्रवादी स्वभाव के नेता थे, उनके हाथों में ये कमान रही इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इस कारण से इस फेज को, इस चरण को उग्रवादी चरण कह देते हैं। इससे पहले आपने देखा 1885 से 1905 तक का जो दौर चला, उसमें पॉपुलैरिटी किसकी थी? उदारवादी नेताओं की। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े नेता, दादा भाई नौरोजी, ये जो बड़े बड़े नेता थे जो उदारवादी किस्म के थे, इनका जो स्वभाव था उदारवादी, नरम स्वभाव था इनका। इनका जो विश्वास था अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज़्यादा था, अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर इनको बहुत विश्वास था। ये समझते थे कि अंग्रेज जो है इनका भला ही करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनको हमारी प्रॉब्लम का नहीं पता हो पाता है। इसलिए ये प्रॉब्लम, अपनी जो है डिमांड, अंग्रेजों से बहुत प्यार से पत्र लिखकर, याचना करके, और कभी कभी जो अपने एक प्रतिनिधिमंडल को वहाँ भेजकर, या कभी कभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये डिमांड करते थे। अगर बाई चांस इनकी डिमांड नहीं भी मानते थे ना, तो अंग्रेज अगर इनकी डिमांड नहीं मानते थे तो ये कोई ठोस कदम नहीं उठाते थे। कोई ऐसा कदम नहीं उठा देते थे कि हड़ताल कर देते थे, पूरा मार्केट ही जाम कर दिया इन्होंने, या कोई बहिष्कार करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करते थे। इतिहासकार बताते हैं कि यही इनकी सबसे बड़ी कमी रही। तो ये 20 सालों तक इनकी पॉपुलैरिटी अधिक रही, लेकिन जब लोगों को एहसास हुआ कि भैया ऐसी विचारधारा से हमको कुछ हासिल नहीं होगा, ये उदारवादी विचारधारा है ना, ये अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं है, अंग्रेज इससे पिघलने वाले नहीं हैं, हमको कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। तो इसे धीरे धीरे जब पता लगा कि जो उदारवादी जो नेता है, इनकी जो कार्यप्रणाली है वो असफल हो रही है, तो धीरे धीरे उग्रवादी जो नेता थे, गर्म स्वभाव के नेता थे, गर्म दल के नेता थे, उनका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ना शुरू हो गया। 1905 के आते आते बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई उग्रवादी नेताओं की। एक सबसे बड़ा कारण ये बनकर आता है क्यों पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ गई। 1905 में एक बहुत भयानक घटना हो जाती है। भयानक घटना का मतलब एक आश्चर्यजनक घटना हो जाती है कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। ज्यों ही बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई कि इनसे अगर लड़ना है, इनसे अगर सामना करना है, इनसे अपनी बातें अगर मनवानी है, तो हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, उग्र स्वभाव अपनाना पड़ेगा। जो गर्म दल के नेताओं की विचारधारा है वही हमें अपनाना पड़ेगा, वही सटीक है। तो इस कारण से 1905 के बाद जो उग्रवादी नेता थे, इनका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गया। इस कारण से 1905 से 1919 का जो चरण है, ये जो टाइम पीरियड है, उग्रवादी चरण कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि भैया उग्रवादी चरण का उदय हुआ कैसे? ऐसे क्या क्या कारण बने भारत में, जैसे उदारवादी जो चरण है वो समाप्त हो गया, अर्थात उदारवादी जो नेता थे उनका वर्चस्व समाप्त हो गया, अब उग्रवादी नेताओं का वर्चस्व बढ़ गया। ऐसा क्या घटनाएं घटी, ऐसे क्या काम हुए जिससे लोग ने ये जो विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, इसको छोड़ दिया और उग्रवादी विचारधारा को अपना लिया? तो सबसे पहली हेडिंग आपका यहाँ है उद्भव का कारण, मतलब आपका जो उग्रवादी चरण है इसके उद्भव का कारण। मैंने बहुत बेहतरीन नोट्स बनाए हैं, मैं आपको उससे समझाऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा कारण तो भैया पहले है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर बंगाल को दो भागों में बांट दिया। हालांकि उसने ये बहाना मार के बंगाल को बांटा कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसका प्रशासन करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो वास्तविक कारण है कुछ और ही है। बंगाल का विभाजन, इसके बाद जो चलाए गए आंदोलन है, ये एक अलग चैप्टर है, आगे हमको डिटेल में पढ़ना है, उसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे क्या हुआ था क्या नहीं। तो ओवरऑल बता दूं, यहाँ पर सांप्रदायिकता के बीज बोए गए अंग्रेजों के द्वारा। इनको दो भागों में बांटा गया सांप्रदायिकता आधार पर। जो आप एनालिसिस करके देखेंगे, समझेंगे, तो जो पूर्वी बंगाल है आपका, जो आज बांग्लादेश वाला, मुख्य तौर पर बांग्लादेश वाला जो इलाका है, थोड़ा बहुत असम वाला इलाका भी, वो वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर मेजोरिटी में मुस्लिम थे और माइनॉरिटी में हिंदू थे। और जो पश्चिमी बंगाल बांटा था
उसमें मेजोरिटी में हिंदू थे और माइनॉरिटी में आपके मुस्लिम थे। और दोनों ही क्षेत्रों में जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को माइनॉरिटी में कर दिया गया। तो ये फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पर इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। तो इससे लोगों को समझ में आ गया, लोग भड़क गए और लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने आंदोलन चलाए, जिसे बंग भंग आंदोलन कहते हैं या स्वदेशी आंदोलन कहते हैं या बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी जो चीज़ें थी वो अपनाई गई लोगों के द्वारा, और जो विदेशी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार किया गया। लोगों ने राखी मनाई, बहुत सारे इसमें काम किए, आगे हम पढ़ेंगे ही डिटेल में। तो लोगों को क्या हुआ, लोग सड़कों पर आ गए, तो इसका मतलब इन्होंने उग्रवादी स्वभाव जो है, उग्रवादी नेताओं की विचारधारा को अपना लिया। तो इस कारण से ये जो फेज है 1905 से 1919 का, ये एक्सट्रीमिस्ट फेज है। ठीक है। और उसके बाद उदारवादियों की असफलता। उदारवादी जो काम कर रहे थे भैया, पिछले 20 सालों में उनसे कुछ हुआ नहीं, तो वो जो इनकी कार्य प्रणाली थी वो असफल कार्य प्रणाली थी। कुछ भी काम करवाना होता था तो अंग्रेजों से हाथ जोड़कर विनती करते थे, पत्र लिखते थे। तो इनका जो पत्र लिखने वाला और याचना करने वाले जो बातें थी, इससे बहुत चिढ़ जाते थे गर्म दल के नेता। ये कहते थे कि भैया कांग्रेस वाले जो लोग हैं, उदारवादी चरण के लोग जो हैं, उदारवादी किस्म के लोग, ये तो भिक्षावृत्ति राजनीति करते हैं, भीख मांगने वाली राजनीति करते हैं। ऐसे थोड़ी ना इनकी बात मानी जाएगी। जो इनका हक है वो मांगें, अगर ना मिले तो सड़कों पे चलें, बहिष्कार करें, आंदोलन चलाएं, हड़ताल करें, ऐसा करना चाहिए। तो उदारवादियों की असफल कार्यप्रणाली। इसके अलावा 1896 से 1905 के दौरान भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़े थे। इस दौरान कुल मिलाजुलाकर 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। आंकड़ा इससे ज़्यादा ही था, लेकिन ये सरकारी आंकड़े के हिसाब से 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है इस अकाल के कारण। लेकिन इस टाइम पीरियड में भी अंग्रेजों ने हमको सताना बंद नहीं किया। एक तो हम प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, और दूसरा कोई हमारे देश में आकर हम पर ही जुल्म ढा रहा है। तो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। लोगों की जो सीमा है, बर्दाश्त करने की सीमा, वो टूट गई। लोग एकदम भड़क गए। तो ये भी एक कारण है कि लोगों ने उग्रवादी विचारधारा को अपना लिया, और उग्रवादी नेताओं का जो पॉपुलैरिटी है, वर्चस्व है, अधिक हो गया। लोगों को लगने लग गया कि हमारा बेड़ा पार ये उग्रवादी नेता ही करवा सकते हैं, उदारवादियों से कुछ नहीं होगा। इसलिए 1905 से 1919 का जो टाइम पीरियड है, ये इसमें हीरो कौन बने रहे, उग्रवादी नेता हीरो बने रहे। लाल और बाल पाल का नाम आप सुनेंगे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और बहुत सारे जो नेता गर्म स्वभाव के नेता थे, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा 1892 में भारत परिषद अधिनियम जो आया था, इससे भी लोग बहुत निराश हो गए थे। आपके कांग्रेस ने डिमांड की थी, बहुत सारी डिमांड की थी। जैसे उन्होंने कहा था कि हम भारतीयों को भी बजट पर बहस करने और मिला जुलाकर बजट पर हमारा भी नियंत्रण होना चाहिए। हम क्रॉस क्वेश्चन कर सकें, बजट पर बहस कर सकें, प्रस्ताव रख सकें। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं, इनकी जो कार्यकारी परिषद है और एक विधायी परिषद थी, जिसे विधान परिषद आप कह सकते हैं, कानून बनाने वाला काम था। इसमें बोला गया कांग्रेस के द्वारा कि दोनों में इंडियन की संख्या बढ़ाई जाए और बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाए। इसके अलावा प्रांतों में जो गवर्नर है, उनकी भी ऐसी ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, और आपका मतलब कानून बनाने वाला जो सिस्टम था, विधायी परिषद था। यहाँ भी संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन 1892 में बात तो मानी गई, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर कुछ लोगों की संख्या बढ़ाई गई। इससे कांग्रेस खुश नहीं थी, बहुत निराश थे। इतना मेहनत से वो डिमांड कर रहे हैं और इतना बड़ा कानून बनकर आया, ब्रिटेन की संसद से कानून बनकर आया। यहाँ से, यहाँ के जो गवर्नमेंट चला रहे थे अंग्रेज ने, यहाँ से रिपोर्ट भेजते थे कि ऐसा करना चाहिए। तो उस रिपोर्ट पर वहाँ बहस होती थी ब्रिटेन में, और ब्रिटेन की संसद से ये कानून बनकर आता था। जब कानून बनकर आया तब लोग संतुष्ट नहीं हुए और निराश हो गए कि भैया इतना मेहनत से हम डिमांड कर रहे हैं, इतना हाथ पैर जोड़ रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा। तो लोगों को लगा अब हाथ पैर नहीं जोड़ने, अब हाथ पैर तोड़ने हैं। मतलब हाथ पैर नहीं जोड़ने और समय रहना कि हम सड़कों पे आना है।
ये मत सोच लीजिएगा उग्रवादी है तो हिंसा करेंगे, नहीं, हिंसा नहीं करते थे ये क्या करते थे, ये हिंसा नहीं करते थे, ये सड़कों पे आ जाते थे, बहिष्कार करते थे, आंदोलन चलाते थे, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। हिंसा कौन करते थे, देश के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारी लोग थे। वो अलग चैप्टर में उनका हम पढ़ेंगे। सबकी वजह से हमारे को देश को आज़ादी मिली है, सबका बहुत योगदान है। ऐसा नहीं कि उदारवादियों का योगदान नहीं है, उदारवादियों का भी योगदान है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर उदारवादी नीति अपनानी ही पड़ती। अगर उदारवादी नीति नहीं अपनाते ना तो कांग्रेस को ही कुचल देते वो लोग, कांग्रेस को ही समाप्त कर देते, पंख काट देते, समझ रहे हैं। तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो कांग्रेस का अगर नामो निशान नहीं होता, खत्म कर देते, तो आगे जो जो सिस्टम होने वाला है, इतनी भयंकर क्रांतियां होने वाली, वो सब हो शायद ना हो पाती, एक मंच नहीं मिल पाता। इसके अलावा बच्चों 1896 में पुणे के अंदर प्लेग फैल गया था। इस पुणे में इतना भयंकर प्लेग फैला था, कई लोग मारे गए थे। उसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने क्या किया, लोगों के घरों में जाकर घुस घुस के वहाँ की जो औरतें हैं उनसे छेड़खानी की, उनको सोशली हरास किया और लोगों को बहुत ही परेशान किया, बहुत अन्याय किया। इससे भी लोग भड़क गए थे कि भैया हम इन जैसी ये चाहते हैं वैसा ही हमको कदम उठाना पड़ेगा, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तो इस कारण से भी लोगों के दिमाग में आया कि हमको अब उग्र रूप धारण करना ही पड़ेगा, उग्रवादी नेताओं को हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक कारण है उग्रवादी चरण के शुरू होने का। अब ये जो प्लेग कमेटी कर रही थी ना, जांच कमेटी जो काम कर रही थी, ये पूरी कहानी देख रहे हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने अपने अखबार केसरी में, इनका एक अखबार था केसरी नाम का, मराठी भाषा में छापते थे, उस केसरी अखबार में ये पूरी कहानी इन्होंने छाप दी कि कैसे कैसे महिलाओं को ये लोग तंग कर रहे हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और उस समाचार जो न्यूज़ छापी है ना, उसकी हेडिंग लिखी शिवाजी के उद्गार, और इतनी भयंकर भयंकर बातें लिखी, ऐसे पेश किया गया कि जो पढ़ता था उसके रोए खड़े हो जाते थे। वो मतलब उसका खून जो है खोलने लग जाता था। ऐसे ही दो भाई थे, चापेकर बंधु जिन्हें कहते हैं, उन्होंने ये न्यूज़ सुनी और उन्होंने ठान लिया कि भैया जो जांच कमेटी में जो मुख्य अधिकारी कमिश्नर था, जिसे रैंडे कहा जाता है, रैंड मेन नाम है उसका, रैंड, और एक और लेफ्टिनेंट आयरिश था, इसको हम मार डालेंगे। और सच में मार डाला चापेकर बंधुओं ने। देखिए किसको मार डाला, चापेकर बंधुओं ने रैंड और ये रैंड है और लेफ्टिनेंट आयरिस्ट की हत्या कर दी, हत्या कर दी। और ये न्यूज़ सुन के हत्या की है, उनको सजा तो हुई, जो हुई वो हुई। इसके अलावा अंग्रेजों ने ये डिसाइड कर दिया कि भैया इन्होंने ये न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, केसरी न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ये कदम उठाया है, तो राजद्रोह का मुकदमा तिलक जी के ऊपर भी लग गया और तिलक जी को 18 महीने की सजा हो गई 1897 में। ठीक है, 1897 ईस्वी में 18 महीने की सजा हो गई। यहाँ लिख लें आप कि 1897 1897 में ये जेल हुई थी। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखिए। इसके अलावा कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी जिससे हौसला बुलंद हो गया कि भैया अच्छा वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। दो ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, एक 1896 में, एक 1905 में। 1896 में अफ्रीका महाद्वीप में देखिए एक देश है इथोपिया। इथोपिया ने इटली को हरा दिया, एक यूरोपीय कंट्री जो मजबूत कंट्री है, इथोपिया इटली को हरा दिया। अब इटली को हरा दिया तो ये दिमाग में आ गया हमारे भारतीयों में कि भैया यूरोपियों को हराया जा सकता है। पहले ये विचारधारा लोगों में थी कि यूरोपियों को हराया नहीं जा सकता, लेकिन जब इथोपिया ने हरा दिया, एक छोटे से देश, एक कमज़ोर देश ने हरा दिया, तो ये लोगों को सबक मिल गया कि भैया इनको हराया जा सकता है, यूरोपियों को हराया जा सकता है। और ऐसे ही 1905 में होता है जापान, एक छोटी सी कंट्री, वो हरा देती है किसको, रूस को हरा देती है। इससे भी लोगों के हौसले बुलंद हो गए कि अच्छा तो ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।
इन्होंने उग्र रूप धारण किया है, इस कारण से ये हरा पाए हैं, तो हमको भी उग्र रूप धारण करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक कारण है इस उग्रवादी चरण के उदय का। ठीक है, मैं मैप में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा सा। देखिए थोड़ा जूम कर दूँ तो शायद अच्छे से समझ में आए। जूम नहीं हो रहा ये, हाँ देखिए जूम कर दिया मैंने, ध्यान से देखिए। ये जो है कंट्री, ये इथोपिया है, यह इथोपिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका इटली है, यूरोपीय कंट्री में इटली है। और आज जापान, आपका ये जापान है। और ये देखिए कितना बड़ा देश रूस है। जापान ने रूस को हरा दिया और इथोपिया ने इटली को हरा दिया। बहुत बड़ी घटना थी उस समय की, ये बहुत भयंकर, बहुत बड़ी घटना थी। इससे हमारे जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए और बहुत ही ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है, इसके अलावा बच्चों लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ही तो मेन कारण है इस उग्रवादी जो चरण के उदय का। मेन कारण जो है वो लॉर्ड कर्जन ही है। लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत का वायसराय बनकर आया था। 1905 तक ये भारत का वायसराय रहा। अंग्रेजों के कुछ जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, बड़े बड़े जो राइटर थे, उन्होंने लिखा हुआ है कि भैया जितने भी वायसराय आए ना, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, सबसे ज़्यादा दिमागदार ये था लॉर्ड कर्जन। लेकिन उनके लिए था, क्योंकि ऐसे ही इसने काम किए कि अंग्रेजों को बहुत फ़ायदा हुआ, अंग्रेजों को बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसको बहुत समझदार बताया जाता है। हमारे लिए तो ये एकदम निर्दयी था। अब इसने ऐसे काम किए जिसके कारण से हमारे जो मन में वो उग्रवादी विचारधारा आ गई। क्या काम किए? पहला काम तो सबसे महत्वपूर्ण, 1905 में जाते जाते ये बंगाल का विभाजन कर गया था। वो छोड़िए, उसके अलावा देखते हैं। उसके अलावा सबसे पहली बात, इसने कांग्रेस के बारे में ऐसे ऐसे कथन कहे हैं ना, जिससे सुनने के बाद आग बबूला हो जाते थे। आग कांग्रेस, कहा कांग्रेस भैया एक बहुत गंदी चीज़ है, बहुत ही गंदी चीज़ है, और कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है। कांग्रेस जो है वो देश विरोधी पार्टी है। इसके अलावा इसने कांग्रेस के बारे में कहा, हालांकि कांग्रेस को नहीं, इसने एक पत्र लिखा था। उस समय जो भारत सचिव की पोस्ट हुआ करती थी ना इंग्लैंड में, तो भारत सचिव को पत्र लिखा। वहाँ पे उस समय भारत सचिव थे हैमिल्टन। हैमिल्टन को पत्र लिखा कि सर यहाँ पर कांग्रेस जो है ना मर रही है, अपने अंतिम दौर में चल रही है, और मेरी ये खुशी है, मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में रहकर इसकी मरने में इसकी सहायता करूँ। ये इसकी सोच थी। तो ये सबसे पहली कथन जो है इसके, वो आपको क्लियर हो गए। इसके अलावा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये लेकर आया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसने पास करवाया। तो इसके माध्यम से ये हुआ कि जो विश्वविद्यालय थे उन पर सरकारी कंट्रोल इसने कर लिया। विश्वविद्यालय की काउंसिल होती है, एक संगठन होता है उसमें, जो विश्वविद्यालय को डेवलप करता है और बहुत सारे काम करता है, सीनेट जिसे कहा जाता है। उसमें जो मनोनीत संख्या है ना, वो बढ़ा दी इसने। मतलब जो सरकार के द्वारा सदस्यों की मनोनीत किए जाएंगे वो बढ़ा दिए, जो निर्वाचित होकर आएंगे वो कम कर दिए। लोगों को बहुत धक्का हुआ, क्योंकि बड़े बड़े जो एक्सट्रीमिस्ट नेता, बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता, वो जो जन्मे थे इन्हीं कॉलेजों की देन है। ये कॉलेज हमारे विश्वविद्यालय है, हमारे क्रांतिकारियों, हमारे जो राष्ट्रवादियों के एक गढ़ था एक तरीके से। वहाँ पे लोगों को प्रेरित करते थे, बच्चों को प्रेरित करते थे, पढ़ने वाले लोगों को। तो वो एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो उस पर देखिए इसने पूरा कंट्रोल कर लिया। इसके अलावा कलकत्ता महानगर पालिका के निर्वाचित सदस्य संख्या इसने कम कर दी भैया। आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक माना जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। स्थानीय स्वशासन समझ रहे हैं ना, जैसे हमारी नगर पालिकाएँ हैं और गांव में पंचायतें हैं ना, वो हमारी स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन जो था, इनको अधिकार दिए गए थे कि अपना काम खुद कर लें, लेकिन इसने पूरा चौपट कर दिया। पूरा जो स्थानीय स्वशासन का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, लॉर्ड कर्जन ने। क्या किया इसने?
जो कलकत्ता महानगर पालिका थी, इसमें सरकार के लोगों को ज़्यादा मनोनीत किया इसने। जो बोर्ड था, कलकत्ता महानगर पालिका जो बोर्ड था, उसमें जो मनोनीत संख्या पहले बहुत अधिक हुआ करती थी, पहले बहुत कम हुआ करती थी। जो निर्वाचित होकर आते थे वो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इसने उल्टा कर दिया। जो मनोनीत सरकार के द्वारा होंगे वो ज़्यादा कर दिए, और निर्वाचित होकर आएंगे वो कम कर दिए। तो इसने अब स्थानीय स्वशासन पर भी सरकारी नियंत्रण पूरी तरीके से कर लिया। अब ना के बराबर स्वतंत्रता रह गई, इससे भी लोग भड़क गए। पहले क्या हुआ करता है, लोग इन नगर पालिकाओं से कहकर अपना काम करवा लेते थे, अपनी डिमांड बनवा लेते थे। अब यहाँ पर अंग्रेजों का ही सरकारी हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया, तब इनको दिक्कत आने लग गई। इसके अलावा 1904 में इसने तिब्बत में अटैक करने के लिए एक मिशन भेजा, यंग हस्बैंड मिशन, और वहाँ पे जाकर चुंबी घाटी जो है ना, तिब्बत में चुंबी घाटी, उस पर अधिकार कर लिया। इसलिए भारत का यहाँ बहुत पैसा भी खर्च हुआ, ठीक है, और दूसरे देश में जाकर अटैक कर लिया, और हमारे इंडियंस को ही ले गए थे। तो इससे भी लोगों के मन में भड़काव वाली भाषा वो आ गई। और आपको पता ही है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। तो ये लॉर्ड कर्जन के मुख्य ऐसे काम थे जिसके कारण लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी हो गई, और वो उदारवादी से उग्रवादी चरण की ओर चले गए। उनका स्वभाव उग्रवादी हो गया, उनकी सोच उग्रवादी हो गई। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, उग्रवादी सोच मतलब एक पॉजिटिव शब्द है। अब शिक्षित और बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, ये भी कारण था कि उग्रवादी चरण की ओर हमने मूव किया। शिक्षित लोग ज़्यादा हो गए, जागरूक ज़्यादा हो गए, लोगों को अपना मान सम्मान अब प्यारा हो गया, अपमान नहीं सहना चाह रहे थे। अब वो पढ़ लिख लोगे भैया तो आपका जो आत्मसम्मान है उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एक तरीके से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हो, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। लेकिन जो पढ़ लिख लिया है वो अपनी इंसल्ट, अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर लेगा? वो चाहेगा कि समाज में उसको भी जीने का हक मिले। अब शिक्षित हो गया, उसको पता है कि भैया ये मेरे अधिकार हैं, मुझे ये लेने हैं। अगर अंग्रेज प्यार से नहीं दे रहे हैं तो मुझे उग्र रूप धारण करना ही पड़ेगा। और बेरोजगारी भी आ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। भले लोग पढ़ते जा रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लूट कर ले जा रहे हैं अंग्रेज। तो ये सब कारण था बच्चों कि ये जो है हम उग्रवादी चरण का उदय होता है, उग्रवादी चरण का उद्भव होता है। ठीक समझ में आ गया होगा होप आपको। इसके बाद गरम दल के जो नेता थे, गरम दल के नेता कौन कौन थे वो आपको समझना है। गरम दल के प्रमुख नेताओं के बारे में सबसे महत्वपूर्ण देख लीजिए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इन्हें शेरे पंजाब या पंजाब केसरी भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक भी इन्हें कहा जाता है। विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को क्या कहा जाता है? लाल, बाल और पाल। इसके अलावा अरविंद घोष भी हैं, रास बिहारी बोस है। ये रास बिहारी बोस हैं, एक रास बिहारी घोष हैं, वो तो आपके उदारवादी चरण में है। उदारवादी चरण में उन्हीं को जब अध्यक्ष बनाया गया था तभी तो विभाजन हो गया था गरम दल और नरम दल का। याद है 1907 में रास बिहारी घोष को उदारवादियों ने बना दिया था अध्यक्ष, जबकि जो उग्रवादी लोग थे, गरम दल के नेता थे, वो चाह रहे थे कि या तो लाला लाजपत राय को बनाओ या आप बाल गंगाधर तिलक को बनाओ, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बना दिया गया रास बिहारी घोष को, इसी कारण से विभाजन हो गया। 1907 की बात है। अब लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बातें आपको जानना जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं लाला लाजपत राय की। ये देख लीजिए तस्वीर जो है, लाला लाजपत राय है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। हालांकि परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने महान नेता, इतने महान व्यक्ति हैं, इतनी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो इनके बारे में तो आपको इतना जानना ही चाहिए। भले परीक्षा की दृष्टि से नहीं, वैसे जनरल नॉलेज के बारे में जानना चाहिए आपको। इनको शेरे पंजाब कहा जाता है और पंजाब केसरी इनको कहा जाता है। इन्होंने किताबें लिखी हैं और वो जो किताबें हैं बहुत फेमस हैं। एक यंग इंडिया, एक अनहैप्पी इंडिया। ये यंग इंडिया है, याद रखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यंग इंडिया एक अखबार भी था, वो गांधी जी के द्वारा चलाया जाएगा।
और ये यंग इंडिया एक बुक है जिसमें इन्होंने सेफ्टी वाल थ्योरी दी थी। मतलब इन्होंने बताया था कि भैया जो कांग्रेस की जन्म है ना, ये डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस का जो जन्म है ये डफरिन के दिमाग की उपज है। वो कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वाल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कुकर में सेफ्टी वाल होता है कि पूरा कुकर फटने से बच जाता है जब प्रेशर अंदर ज़्यादा हो जाता है, बस वो सेफ्टी वाल ही लीक होता है, वहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो सेफ्टी वाल की तरह यूज़ करेंगे, कर रहे हैं ये कांग्रेस को। ये इन्होंने बताया था अपनी सेफ्टी वाल थ्योरी में कि बाई चांस 1857 की क्रांति की तरह कोई और क्रांति ना हो जाए, उसके लिए कांग्रेस को यूज़ कर रहे हैं कि इनको पता लग जाएगा कांग्रेस के माध्यम से कि भैया जो जन आंदोलन है भड़क गया है, तो इनकी जो डिमांड है वो मान ली जाए, उसके बाद वो भड़कना बंद कर देंगे और एक बड़ी क्रांति होने से बच जाएगी। तो ये सेफ्टी वाल थ्योरी मैंने पढ़ाया भी आपको। अब मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 में लाहौर के अंदर। सिर पे लाठियां लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन जब भारत आया था उसका विरोध कर रहे थे, हड़ताल इन्होंने की हुई थी लाहौर के अंदर, तो वहाँ लाठीचार्ज हो जाता है, इनके सिर पर गहरे घाव लगने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो मरते हुए इन्होंने एक कथन कहा था, बहुत फेमस है। इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी वो ताबूत में लगे एक एक किल के बराबर होगा जिसमें अंग्रेजों का सर्वनाश हो जाएगा। अंग्रेजों के ताबूत में लगे एक एक किल का काम करेगा, ये कहा। ताबूत समझ रहे हैं, जिसमें डेड बॉडी को रख कर दफना दिया जाता है, तो वो ताबूत तो लकड़ी का होता है, उसमें किल से बनाया जाता है ना, तो ये इन्होंने कहा। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखना है बच्चों, लोकमान्य तिलक इनको कहा जाता है। जन्म 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र में हुआ था। अखबार इन्होंने 2 चलाए थे, बहुत फेमस अखबार है, अभी नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी, केसरी मराठा भाषा में था, और एक मराठा दर्पण था, ये अंग्रेजी भाषा में था। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। केसरी अखबार का नाम है, वो तो मराठा भाषा में था, लेकिन एक अखबार का नाम है मराठा दर्पण, वो अंग्रेजी भाषा में था। तो केसरी अखबार के कारण इनको जीवन में 2 बार जेल जाना पड़ा। एक बार 18 महीने के लिए, एक बार 6 वर्ष के लिए। इन्होंने किताब भी लिखी थी, एक थी गीता रहस्य, सबसे महत्वपूर्ण गीता रहस्य, क्योंकि जब इनको 6 साल की सजा हुई थी बर्मा के अंदर मांडले जेल में, उस जेल में इस पुस्तक को लिखा था, गीता रहस्य को। और आर्यों का मूल निवास, आर्यों का जो मूल निवास, ये भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ये नोट्स बहुत बेहतरीन है, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये वाले मैं PDF अपलोड करने वाला हूँ। अब इन्होंने उत्सव भी चालू किए थे, एक शिवाजी उत्सव, एक गणेश उत्सव। ये इसका कारण क्या था, उस समय भैया व्हाट्सअप तो था नहीं कि एक ग्रुप बनाया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी लोगों को जागरूक कर दिया, ऐसा सिस्टम था नहीं। इसीलिए उस समय ऐसे उत्सव आयोजित किए जाते थे ताकि लोग वहाँ इकट्ठा हों और वहाँ पे भाषण दे सकें, ये लोग उनको उन तक अपनी बातें पहुँचा सकें, उनको प्रेरित कर सकें, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न कर सकें, अंग्रेज जो शोषण कर रहे हैं वो सारी जानकारी दे सकें। तो इसलिए उत्सव मनाए जाते थे, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाया जाता था। इनको जीवन में 2 बार जेल हुई है। एक बार 1897 में 18 महीने के लिए, मैंने बता दिया, जब चापेकर बंधुओं ने इनकी न्यूज़ को पढ़कर प्रेरित होकर गोली से उड़ा दिया था जांच कमेटी के 2 अधिकारियों को। इसके अलावा 1908 में 6 वर्ष की सजा हो गई थी। मांडले जेल है बर्मा के अंदर, म्यांमार जिसका आधुनिक नाम है, म्यांमार में मांडले जेल है, वहाँ पर 6 साल की सजा हो गई थी। क्यों हुई थी मैं बताता हूँ। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, 2 क्रांतिकारी थे। इन्होंने एक जो जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उसको मारने का प्लान बनाया, लेकिन हालांकि सफल नहीं हो पाए। बम इन्होंने उसकी गाड़ी के पे फेंकना था, लेकिन ये दूसरी गाड़ी पे फेंक दिया इन्होंने, और उस गाड़ी में 2 महिलाएं बैठी हुई थी, माँ बेटी बैठी हुई थी, यूरोपियन, वो मर जाती हैं। और उनके हस्बैंड, आगे मैं बताऊंगा, उनके हस्बैंड जब क्रांतिकारियों के बारे में बताऊंगा, उनके हस्बैंड जो है इंडियंस का सपोर्ट करते थे। तो लोगों ने, दो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पकड़ने का प्रयास किया, तो जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने तो आत्महत्या कर ली।
और जो खुदीराम बोस थे इनको पकड़कर इनको जो है सजाए मौत दे दी, फांसी दे दिया। तो बहुत छोटी उम्र, मात्र कहा जाता है कि 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। और यही न्यूज़, मतलब जो इनके द्वारा काम किया गया, इसको प्रशंसा के रूप में केसरी अखबार में बाल गंगाधर तिलक ने छाप दिया। मतलब बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा छापा कि इन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बहुत अच्छा काम किया है, इस प्रकार का कोई न्यूज़ छाप दिया। तो इस कारण से इनके ऊपर फिर से राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है और इस बार इनको 6 साल की सज़ा हो जाती है। ठीक है, तो 6 साल की इनको सज़ा हो जाती है। इसके बाद इनकी मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 महाराष्ट्र को। तो 1900, अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो आपके बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, होम रूल जो आंदोलन है, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। यहाँ चर्चा नहीं करूंगा डिटेल में, तब मजा आएगा। इनकी अर्थी को गांधी जी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना शौकत अली, इन्होंने उठाया था। ये परीक्षा में पूछ लिया गया है, मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद बात करते हैं उग्रवादियों की विचारधारा और कार्य। उग्रवादियों का उदय क्यों हुआ पढ़ लिया। अब उग्रवादी में जो नेता है महत्वपूर्ण, उनके बारे में पढ़ लिया। अब इनका कार्य करने का तरीका क्या था, इनकी विचारधारा क्या थी। इतना समझने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा। उदारवादियों से विपरीत इनकी विचारधारा थी। ब्रिटिश सरकार में न्यायप्रियता पे विश्वास नहीं था इनको। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, जबकि उदारवादी के लोग करते थे। उदारवादी और उग्रवादी में अगर अंतर बताना हो, बहुत आसानी से बता सकते हैं। उदारवादियों के तरीके इनको पसंद नहीं थे। ये कहते थे कि उदारवादी लोग जो हैं वो भिक्षा वाली राजनीति कर रहे हैं। याचिका जो कर रहे हैं ना, जो लव लेटर लिख रहे हो ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंग्रेजों के दिमाग में जूं नहीं खिसकेगी और आपको छोटा ही समझेंगे वो लोग, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ। ये पहले मांग शांतिपूर्वक मांगते थे, लेकिन अगर मांग इनकी नहीं डिमांड मानी जाती थी तो ये हड़ताल कर देते थे, जुलूस निकालते थे, बहिष्कार कर देते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे। ये इनका काम करने का तरीका था, चक्का जाम कर देते थे पूरा। लेकिन देखिए, हिंसा नहीं करते थे, फिर से बता रहा हूँ। इनका क्रमिक सुधार में कोई विश्वास ही नहीं था। मतलब क्या हो रहा था कि 50 मांगे, 50 डिमांड मान लीजिए उदारवादियों ने की है, तो 2 डिमांड मान ली जाती थी, बाकी नहीं मानी जाती थी। उनको ये मीठी गोली दी जाती थी कि भैया धीरे धीरे करके हम मानेंगे आपकी सारी डिमांड। लेकिन इनका उसमें विश्वास नहीं था पूरा ऐसी बातों पर। इनका ये सोचना था कि हमने जितनी डिमांड मानी है, अगर 50 डिमांड मानी है तो सारी की सारी मान ली जाए। ऐसा नहीं हमको बहकाने के लिए 50 में से 20-25 डिमांड मान ली अंग्रेजों ने, बाकी कहते कि बाद में मानेंगे। नहीं, इनका इस पर विश्वास नहीं था। इनका ये कहना था कि अगर डिमांड माननी है तो सारी डिमांड अभी मान लीजिए, सारी डिमांड जो है अभी मान लीजिए। और राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना हो, इनका यह कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की स्थापना की जाए, शिक्षा को तवज्जो दिया जाए, नेशनल लेवल पर स्कूल कॉलेज खोले जाएं ताकि जो हमारे इंडियंस हैं इनको शिक्षा मिल सके। स्वराज की मांग ये लोग करते थे। स्वराज की मतलब कि हमारा ही राज हो। जबकि उदारवादी क्या करते थे, स्वशासन की मांग करते थे। मतलब उन्होंने कहा कि शासन में हमें भागीदारी मिले, भले ही ऊपर से अंग्रेज जो है पूरा अधिकार उनके हाथों में हो, लेकिन हमें काम करने का ग्राउंड पे मौका मिले, स्वशासन उनको मिले, ऐसा उनका कहना था। लेकिन ये कहते नहीं, हम ही हैं जो हम हैं, सर्वसर्वा हम ही होने चाहिए, स्वराज मतलब हमारा ही राज इंडिया पे, ऐसी इनकी डिमांड थी। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद जो उग्रवादी चरण चलता है 1905 से 1919 तक का, तो स्टेप बाय स्टेप कुछ घटनाएं हुई होंगी, तो उस घटनाओं को अलग अलग चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। अभी तो उदारवादियों का एक बेसिक मैंने आपके सामने पिक्चर रखी है कि किस प्रकार क्या सोचते थे, उदय कैसे हुआ। जब उदय हो गया, नेता कौन कौन है, अब इनके द्वारा जो किए गए काम है, जो घटनाएं घट रही हैं, वो चैप्टर वाइज आपको पढ़ना है। जैसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, जैसे बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। अब बंगाल का विभाजन होता है तो वो डिटेल में पढ़ लेना है कि कैसे कैसे बंगाल का विभाजन हुआ, कितने लोग यहाँ हुए, कितने लोग वहाँ हुए, इसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी क्या थी, सब डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद
इस बंगाल विभाजन के विरोध में हमने क्या किया? हमने आंदोलन चलाए, जिसको कहते हैं बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, एक ही है। नाम अलग अलग इसलिए, जैसे हमने स्वदेशी अपनाया था, हमने बहिष्कार किया था, तो ऐसे अलग अलग नाम है, लेकिन आंदोलन एक ही है जो बंगाल के विभाजन के बाद चलाए गए थे। तो ये डिटेल में बता दूंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक चैप्टर, एक लेक्चर इसका हो जाएगा। दूसरा लेक्चर हो जाएगा भैया 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ये भी पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुस्लिम लीग की वजह से ही तो एक नया देश पैदा हो गया, पाकिस्तान। और तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है 1907 में सूरत अधिवेशन। इस सूरत अधिवेशन में ही तो जब रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, और गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट गया था। ये सूरत अधिवेशन ही था। गरम दल चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, और जो अध्यक्षता, जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, ये नागपुर में होना चाहिए। इनकी बातें नहीं मानी गई, तो यहाँ पे दो भागों में टूट गया। बहुत खतरनाक बवाल हुआ था, वो हमको पढ़ना है। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हमको पढ़ना है। जो 1909 में भारत परिषद अधिनियम आया था, इस कानून के बारे में पढ़ना है। इसका भी लिंक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसके बाद 1911 में शाही दरबार लाया गया, जिसमें घोषणा की गई बंगाल के विभाजन को रद्द करने की, वो भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। उसके बाद जो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा, उस दृष्टि से हमको पढ़ना है, तो वो पढ़ाऊंगा अलग चैप्टर में। फिर गांधी जी का आगमन हो जाता है भारत में। साउथ अफ्रीका से भारत में गांधी जी आ जाते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी को। इसी कारण तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, NRI डे मनाया जाता है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट आप पढ़ेंगे, जिसमें दो काम होते हैं, एक तो गरम दल नरम दल आपस में समझौता कर लेते हैं, और एक आपके जो मुस्लिम लीग पार्टी है और कांग्रेस में समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ये अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और उस वर्ष आपकी जो मुस्लिम लीग पार्टी थी, उनका भी अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तो इस लखनऊ अधिवेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। 1916 में होम रूल लीग की बात करेंगे, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया जाएगा। रॉलेट एक्ट से संबंधित जो घटनाएं हैं वो हम देखेंगे। हालांकि इसके बाद गांधी जी का रोल आना शुरू हो गया, तो वो गांधीवादी जो चरण पढ़ेंगे 1919 का, नाम के लिए 1919 का। गांधी जी तो 1917 से ही एक्टिव हो गए थे ना, लेकिन पूरा पावर में 1919 से आए हैं। तो 1947 तक ये गांधीवादी चरण है, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें 1919 वाली घटनाएं, जो जलियांवाला बाग जो कांड है, वो वहाँ पढ़ लेंगे हम। तो ये आपको बच्चों इतने चैप्टर जो है ना डिटेल में पढ़ने हैं उग्रवादी चरण के अंदर। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। 10 वीडियो तो मुझे लग रहा है बन ही जाएंगे इससे संबंधित। और उसके बाद गांधीवादी चरण, और इस याद रखिए इसके पैरेलल में क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही हैं। प्रफुल्ल चाकी आप सब पढ़ रहे हैं, खुदीराम बोस, ठीक है, चापेकर बंधु, ये सब नाम आ रहे हैं। तो ये घटनाएं जो है ना, क्रांतिकारी घटनाएं पैरेलल में हो रही हैं, तो क्रांतिकारी चरण अलग से हम पढ़ लेंगे, क्रांतिकारी चरण वाला चैप्टर। अभी जो हम ये चरण में बांटा है ना, हमने अहिंसक तौर पर लोगों को बांटा है, जो अहिंसावादी थे। उदारवादी चरण वाले अहिंसावादी थे, उग्रवादी चरण वाले अहिंसावादी थे, और गांधीवादी जो चरण में गांधी जी का वर्चस्व रहेगा, अहिंसावादी है। इसी के पैरेलल में क्रांतिकारी चरण चल रहा, जो हिंसक काम करते थे, देश के लिए गोलियों से बातें करते थे। उनकी एक ही विचारधारा थी, भैया गोलियों के दम से, हिंसा के दम से ही हम आज़ादी ले सकते हैं। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते थे, ऐसा बलिदान देते थे। तो उनके बारे में भी अलग से हम चैप्टर में पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक उनकी घटनाएं। बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट होने वाला है। इसका ये PDF मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर के जो सब PDF है मैंने आपको दे ही दिए हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार।